जाने माने साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्मशती वर्ष है और उस जन्मशती वर्ष पर हमने देखा कि किस सहज स्फूर्त ढंग से हिंदी समाज ने एक लेखक की जन्मशती को सेलिब्रेट किया, उसका आनंद लिया। और आप ये देखिए कि रेणु पर कम से कम 1 दर्जन पत्रिकाओं ने अपने विशेष अंक निकाले, उनकी कहानियों पर फिल्में बनी, कई इस कोविड के बावजूद कई आयोजन हुए, आमने सामने के आयोजन, और कई जो है ऑनलाइन आयोजन रेणु पर किए। कम से कम मेरी स्मृति में मैंने नहीं देखा कि किसी लेखक की जन्मशती पर उसके समाज ने, खासतौर से हिंदी भाषी समाज ने, इतने स्वतः स्फूर्त ढंग से उसको सेलिब्रेट किया हो, उसका आनंद लिया हो। और उसी में भाग लेते हुए हमने भी ये सोचा कि हम आज की बैठक में रेणु पर एक व्याख्यान रखें, और हमने यह व्याख्यान देने के लिए अनुरोध किया प्रोफेसर मणीन्द्र नाथ ठाकुर से, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में समाज विज्ञान विद्यापीठ में प्राध्यापक हैं और हिंदी के जाने माने लेखक हैं, आलोचक हैं, समाज चेता बुद्धिजीवी हैं। और उन्होंने जो विषय चुना है रेणु पर बोलने के लिए वो है मैला अंचल में जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज की आंतरिक दुनिया और रेणु का मैला अंचल। इस विषय पर वो अपनी बात रखेंगे। और उन्होंने जो सुधीर कक्कड़ के मनोविश्लेषण, जो एनालिटिकल, जो साइको एनालिटिकल जो टूल्स हैं, जो उपागम हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए वे इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर ठाकुर, आप जुड़ गए हैं बैठक में? डॉक्टर मणीन्द्र नाथ ठाकुर? जी हाँ, मैं जुड़ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, तो रेणु ने भारत के पृष्ठ प्रदेश के बारे में, ग्रामीण और कस्बाई भारत के बारे में, जो उसका बहुस्तरीय, बहुरंगी और जटिल यथार्थ जो है, उसको बड़े ही अंतरंग ढंग से चित्रित किया है अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में। और कम से कम वैसा वर्णन जो है, अगर आप और हिंदी का जो और तमाम शहरी साहित्य है देखें, तो मुझे लगता है कि आपको वैसा चित्रण बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। और इस महत्वपूर्ण विषय पर, भारतीय ग्रामीण समाज का जो अंतरंग चित्र है, उसे हम सबके सामने रखने के लिए प्रोफेसर मणीन्द्र नाथ ठाकुर हम सबके बीच में हैं। और मैं बिना किसी विशेष भूमिका के, क्योंकि हमारे पास समय कम है और मैं चाहता हूं कि पूरे 30-40 मिनट उन्हें मिले, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे रेणु के साहित्य पर अपनी बात शुरू करें। प्रोफेसर ठाकुर। Just give me 2 minutes. Take 1 minute. फोन को म्यूट कर दूं, अदरवाइज ये बजता रहेगा। आवाज जा रही है सर? हाँ, आ रही। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पालीवाल जी को और दोस्तों को, जिन्होंने मुझे इस मौके में याद किया और मुझे बोलने का मौका दिया। रेणु के बारे में मैं बहुत दिनों से पढ़ता लिखता रहा हूँ। लिखने का मौका कम मिला, लेकिन बहुत गंभीरता से मैंने इनको पढ़ने की कोशिश की है। एक कारण तो सीधा ये है कि मैं रेणु के इलाके से आता हूँ। मेरा घर भी पूर्णिया है और जब उनको पढ़ता हूँ तो लगता है ये कहानियाँ मेरे गांव की हैं, आसपास की हैं। उनके जीवंत पात्र मेरे आसपास दिखते हैं। मुझे याद है एक पात्र है उनका ठेस कहानी में जो कलाकार है, जिसके बारे में रेणु कहते हैं कि ये कलाकार जाति के व्यक्ति हैं।
तो वैसे एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई थी कभी, जो अपने आप को कहते थे मैं कलाकार हूँ। तो मैं बहुत दिनों तक समझता नहीं था कि वो कलाकार अपने को क्यों कहते हैं, मैं छोटा ही था उस टाइम में। तो एक बार उन्होंने वाक़या सुनाया कि रेणु जी से उनकी मुलाकात होती थी, वो दोनों चाय की दुकान पर बैठकर चाय-वाय पीते थे। तो ये आदमी कुछ भी नहीं करता था, कोई काम नहीं करता था, लॉटरी की टिकटें बेचता था और बहुत से जो उस इलाके के रईस लोग थे, वो उनसे वो टिकटें ₹1 ₹2 का टिकट बिकता था, वो 100 या 200 रुपए में खरीद लेते थे, ताकि कलाकार जी के पास कुछ पैसे हो जाएँ। और कलाकार जी एक ज़बरदस्त सोशल क्रिटिक थे। ये जो बड़े ज़मींदार थे, जब उनको अपनी आलोचना सुनने की इच्छा होती थी, तो कलाकार जी को याद करते थे। तो रेणु जी भी उनको कई बार अपने साथ लेकर चले जाते थे और कहते थे रेणु जी उनसे कहा करते थे कुछ आलोचना हमारी कीजिए, और वो खुलकर आलोचना किया करते थे। तो रेणु के बहुत से पात्र, सिरचन जैसे पात्र हमारे आस-पास भी हुआ करते थे। एक तो ये कारण था कि रेणु मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे, लेकिन दूसरा कारण एक और है। वो ये कि ग्रामीण जीवन को समझने के लिए पिछले कुछ दिनों में समाजशास्त्र में एक बड़ा तबका ऐसा रहा है जिन्होंने राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी के माध्यम से भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा कॉन्फ्रेंस किया श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी के ऊपर, और उसका जो कॉन्सेप्ट नोट था, वो ये कह रहा था कि हम इसी पुस्तक के माध्यम से भारतीय समाज को समझ पाएंगे। तो मुझे बड़ा कोफ्त हुआ। मैंने कहा कि ये बड़ी मुश्किल है, क्योंकि पुस्तक बहुत ही अच्छी है श्रीलाल शुक्ल की। उस पुस्तक का के हम सब लोग बड़े फ़ैन हैं एक ज़माने में। तो उनकी भाषा हम लोगों की भाषा हो गई थी। हम लोग भी टीचर ने जैसी भाषा का उपयोग करते थे बचपन में। लेकिन वो एक व्यंग्य है। व्यंग्य जो है वो एक मीडिएटेड आर्ट होता है, जो उसका जो मीडिएटर है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सही मायने में यदि भारतीय ग्रामीण समाज की आंतरिकता को समझने की कोशिश करनी हो, तो दो ही लेखक हिंदी जगत में सबसे महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं उस समय में। एक तो प्रेमचंद और दूसरे रेणु। बहुत लोग रेणु और प्रेमचंद की तुलना करते हैं और कहते हैं कि रेणु जो है वो प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि रेणु ने एक नई परंपरा कायम की। वो नई परंपरा क्या है उसके बारे में सुधीर खटकर ने बड़ा अच्छा एक पैराग्राफ लिखा है। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि क्या आप रेणु पर कुछ लिखने की इच्छा रखते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि रेणु की भाषा बहुत जटिल है। इस मायने में ये उनकी भाषा नहीं है, तो समझने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन उनका ये पैराग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि इट इज जनरली ट्रू ऑफ इंडियन लिटरेचर across the different regional languages that the fictional characters in their various struggles, fantasies, unusual fates, hopes and fears seek to represent their societies in miniature. तो समाज का जो बड़ा रूप है उसको जो उपन्यास के कैरेक्टर होते हैं वो छोटे रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। Indeed, one of the best known Hindi novels of the pre-independence era, one of the best known Hindi novelists of the novels of the pre-independent era, Farneswarath Renu's Maila Aanchal, goes even further in that, as it centers not on the individual, on an individual, but on a whole village. Now, this is the statement, the last sentence, that this is one of the few novels in Hindi literature जो कि किसी एक व्यक्ति को के चरित्र के आसपास नहीं घूम रहा है, बल्कि गांव ही उसका चरित्र है, गांव ही उसका प्रोटेगोनिस्ट है। मेरीगंज गांव है जिसका अपना इतिहास है कि वहाँ के एक अंग्रेज की पत्नी का देहांत हो गया था मलेरिया के कारण, और उस अंग्रेज ने बहुत जद्दोजहद करके उस जमीन दे के वहाँ एक मलेरिया सेंटर खुलवाने की कोशिश की थी, जो नहीं खुल पाया था। उस गांव का नाम अपनी पत्नी के नाम पे उसने रखा था, और बाद में वो सेंटर खुला है। ये कहानी उस सेंटर के खुलने से शुरू होती है। तो पहली बात तो ये जो अट्रैक्शन का कारण मुझे लगता है, ये उपन्यास एक तरह से समाजशास्त्रियों के लिए गोल्ड माइन है, क्योंकि इसमें समाज की बहुत सारी चीज़ों को एक साथ दिखाया गया है। हमारी समस्या ये है
कि मनुष्य का जो चरित्र है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं मानता हूँ कि ये 4 पुरुषार्थ और 6 विकार का एक अनुपात बनता है हमारे चरित्र में, और देश और काल के हिसाब से वो बदलता भी रहता है। जब हम यंग होते हैं उनमें से कुछ तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं कुछ दूसरे तत्व महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जब हम धनी होते हैं तो कुछ तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो समाज होता है ये इस तरह के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से बनता है, और सोशल साइंस कहीं एक जगह अपने कैमरा को फोकस कर देता है तो बहुत सारी चीज़ें उसकी छूट जाती हैं। लेकिन रेणु एक ऐसे उपन्यासकार हैं जो फोकस नहीं करते हैं और कैमरा उनका लगातार इधर से उधर घूमता रहता है, कहीं भी स्थिर नहीं होता है वो कैमरा। ये एक बड़ी चीज है। जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है, जो नेचुरल नेचर ऑफ रियलिटी है, जो वास्तविकता वहां पर रेणु देखते हैं उसे यथावत परोस देते हैं। आमतौर पर ये होता है कि नॉवेलिस्ट जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उस जगह का, उसको परोसने की कोशिश करता है और वो उसके अपने कॉन्शियसनेस से मेडिएटेड होता है। यानी नॉवेलिस्ट जो चाहता है दर्शाना उसको प्रायोरिटाइज करता है, जिसके बारे में एन के रैना जो फिल्म मेकर है वो कहते हैं कि कैमरा तो न्यूट्रल होता है लेकिन कैमरे को कहाँ फोकस किया जाएगा ये पॉलिटिकल एक्ट है। इस मायने में रेणु कमाल हैं। मुझे याद है 1975 में 76 में किसी यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए उनसे किसी ने पूछा कि आपकी राजनीति क्या है। उन्होंने कहा कि बहुत आसान नहीं है मेरे लिए, आपके लिए, कि आप मेरी राजनीति को पकड़ लें, क्योंकि मैं अपनी राजनीति आपको बताऊंगा, वो आपको डिसाइफर करना है मेरे वक्तव्यों से, मेरी बातचीत से। ठीक वैसे ही इस नॉवेल में ये पता नहीं चलता है। तीसरी कसम भी तो इन्हीं का लिखा था सर, जो पिक्चर थी तीसरी कसम, रेणु ने का लिखे उपन्यास पर। जी, रेणु के उपन्यास पे नहीं है, वो कहानी पे है। वो कहानी है मारे गए गुलफाम, उस तीसरी कसम। मैं जो बात अभी करूंगा वो मैला आंचल की बात करूंगा, मैं तीसरी कसम की बात नहीं करूंगा। मैं सामान्य तौर पर ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से रेणु जो है वो एक महत्वपूर्ण लेखक और चिंतक हुआ करते। अब मैला आंचल को पढ़ते वक्त जो बातें आपके दिमाग में आएंगी, सबसे बड़ी बात यही है यदि आप उसमें किसी नायक को ढूंढने की कोशिश करें तो नायक आपको नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने मैला आंचल पढ़ा होगा वो कभी सोचेंगे डॉक्टर उसका नायक है या बलदेव नायक है। सामान्य सी कहानी जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है मैं उसके लिए 2 मिनट में ये बता दूं। मैला आंचल उस मेरीगंज की कहानी है जहां अंग्रेज की पत्नी मलेरिया से मर गई थी। स्वतंत्रता के जस्ट पहले कुछ कांग्रेसी नेताओं के दबाव से वहाँ एक मलेरिया सेंटर खुलता है। वो अंग्रेज तो बिल्कुल पागल हो गया था क्योंकि वो मलेरिया सेंटर नहीं खुलवा पाया था, बाद में गायब हो गया। लेकिन किसी ने वहाँ पे एक मलेरिया सेंटर खुलवाने का प्रयास किया और वो मलेरिया सेंटर खुलता है। वहाँ एक डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टर जो बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट डॉक्टर थे, वो वहाँ जाते हैं और फिर उस गांव में मलेरिया सेंटर काम करता है। एक महामारी बीच में फैलती है, डॉक्टर उसे रोकने का प्रयास करता है। वहाँ एक महंत रहता है मठ में, उस महंत की कहानी है। कुछ जमींदार हैं 2, उनकी कहानी है। कुछ गांधीयंस वहाँ आते हैं, काम करते हैं, उनकी कहानी है। कुछ कम्युनिस्ट बनता है कुछ लोग, उनकी कहानियाँ हैं। कुछ लोग कांग्रेसी हैं, उनकी कहानियाँ हैं। यानी एक तरह से उस वक्त जो हिंदुस्तान में चल रहा था और उस गांव में वो सब चीज़ें दिखती हैं। तो स्वतंत्रता के जस्ट पहले यानी उस उपन्यास के ठीक बीच में भारत स्वतंत्र होता है और आखिर आते आते गांधी की हत्या होती है। तो ये उपन्यास भारत के स्वतंत्र होने के 1 साल पहले शुरू होता है और लगभग 1 साल बाद जाके खत्म होता है। यानी ये 1-2 साल की पूरी कहानी इस उपन्यास में होती है। अब इसमें जो बातें मैं आज करना चाह रहा हूँ वो है मुझे कि क्या ये उपन्यास हमें भारत के समाज के आंतरिकता को समझने में सहायता करता है। और ख़ास तौर पे मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करूँगा, जब मैं भारत के समाज की बात करता हूँ, मैं संपूर्ण भारत के समाज की बात करता हूँ, ऐसा दावा बिल्कुल नहीं करूँगा। वैसे भी रेणु जी आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने उस अंचल को के बारे में लिखा है। तो शायद ये उस अंचल की बात है, लेकिन संभव है
ये बात उस अंचल से बाहर की भी हो। शायद ये संभव है, ये बात सिर्फ भारत की नहीं, पूरी एशियन सोसाइटी की, पूरे एशियाई समाज की भी बात है। तो वो जो पर्टिकुलरिटी है, जो खास बात उस समाज की है जिसके बारे में रेणु लिख रहे हैं, वो शायद उसी समाज की खासियत नहीं होकर पूरे एशियाई समाज की खासियत भी हो सकती है। सुधीर कक्कर की जिस किताब से मैं कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका नाम है एक्सप्लोरिंग इंडियन सेक्सुअलिटी, इंटीमेट रिलेशंस, एक्सप्लोरिंग इंडियन सेक्सुअलिटी। और जो काम उन्होंने इसमें किया है वो काम है कि इन्होंने कुछ उपन्यासों को लेकर, कुछ सिनेमा को लेकर, गांधी और गांधी के साथ जो महिलाएं हैं उनको लेकर, भारतीय समाज में काम के स्वरूप को समझने का प्रयास किया, सेक्सुअलिटी के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। तो पहला प्रयास मेरा यही होगा कि महिला आंचल में सेक्सुअलिटी का क्या स्वरूप उभर के आता है, क्या यही स्वरूप भारतीय समाज के सेक्सुअलिटी का है? क्योंकि सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत डिबेट चल रहा है कि भारत में जो या एशियाई समाज में जो सेक्सुअलिटी की समझ थी और इंग्लैंड में या यूरोप में जो सेक्सुअलिटी की समझ थी, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। जब हम कोलोनाइज हो गए तो कोलोनाइज होने के बाद जो उनकी जो समझ थी सेक्सुअलिटी की, वो हमारे ऊपर, हमारे मानस में बस गई समझ। तो ये संभव है, जैसे अब कई कानून ऐसे बनाए गए जो कानून हमारे समाज से उपजे हुए कानून नहीं लगते हैं, उनके समाज के कानून लगते हैं। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय समाज सेक्सुअलिटी को कैसे समझता है, इस उपन्यास के माध्यम से, जो काम सुधीर कक्कर साहब ने किया है और उपन्यासों के माध्यम से। तो इसमें 3-4 ऐसे पात्र हैं जिसकी तरफ मैं ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहूँगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है इस समझ को आगे बढ़ाने के लिए, वो है लक्ष्मी दासी। लक्ष्मी दासिन कौन है? लक्ष्मी दासिन मेरीगंज के एक मठ में रहती है। वहाँ जो मठाधीश हैं उसकी वो दासिन है। मठाधीश ब्लाइंड है, उसकी भी कहानी है कि लक्ष्मी वहाँ पहुँची कैसे। कहानी ये है कि वो किसी और मठ में पहले रहती थी, उस मठाधीश के साथ लक्ष्मी के पिताजी के अच्छे संबंध थे, दोनों बैठ के बहुत गांजा पीते थे, और जब उसके पिताजी का देहांत हो गया तो वो उसी मठ में रहने लगी। और जो अभी इस मठ के अधिकारी हैं वो उस मठ में पहले सेवक हुआ करते थे, और जब वो वहाँ से निकल कर नए मठ में आए तो एक मुकदमा चला। उस मुकदमे के अनुसार लक्ष्मी दासी इनकी सेविका बन गई और यहाँ सेवा करने लगी। अब ये जो मठ के मठाधीश, जो आमतौर पे एक तरह का कबीर पंथ का मठ है, जो गांव के दार्शनिक पक्ष को दर्शाता है, गांव का जो एथिक्स है वो कबीर पंथ से गाइडेड है, खास करके जो लोअर कास्ट के लोग हैं जो मठ से रिलेटेड हैं। मठ के पास बहुत ज़मीन है और जो मठ का मठाधीश है वो ब्लाइंड है, अंधा है। लोग ये कहते हैं कि ये जो मठ का मठाधीश है उसका शारीरिक संबंध लक्ष्मी दासी से है, और ये शारीरिक संबंध जो है ये बहुत ही खतरनाक ढंग से है कि लक्ष्मी दासी बहुत परेशान रहती हैं। और कई बार ये कहा गया है कि लक्ष्मी दासी के साथ जो ऑलमोस्ट बलात्कार होता है रोज, उसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मी दासी सुबह जब उठती हैं तो बहुत परेशान रहती हैं। और यही कारण है, लोग कहते हैं कि जो मठाधीश हैं वो ब्लाइंड हो गए। महंत साहब जो है रामदास, वो अंधे हो गए क्योंकि जो पाप उन्होंने किया है उस पाप का ये परिणाम है। तो एक तो ये बात है कि जो रिलीजियस स्पेस है, जो सो कॉल्ड सूफी स्पेस है, वहाँ भी सेक्सुअलिटी जिस तरह का एग्जिस्ट करता है गांव में, उस सेक्सुअलिटी को गांव वाले कैसे देखते हैं, उस सेक्सुअलिटी के बारे में एक मिक्स्ड ओपिनियन है। उसका लोग विरोध भी नहीं करते, उसको चलने देते हैं। वो दासी भी उसके साथ आराम से रहती नहीं है, बल्कि कई बार वो दासी अपने आप को
उस कारण से महत्वपूर्ण भी समझते हैं। समय समय पर जो दर्शन की बात है वो केवल महंत जी ही नहीं करते हैं, बल्कि लक्ष्मी दासी भी करती है। लक्ष्मी दासी जब उसकी बात करती है तो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। जैसे मैं थोड़ा सा कोट करूँगा कि लोग बैठे हुए हैं, गांव में मीटिंग हो रही है, गांव में हॉस्पिटल आने वाला है, लोग विरोध कर रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, और गांधीवादी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हॉस्पिटल होना चाहिए, सही नहीं है। जो ब्राह्मण एलिमेंट है, जो वहाँ का एक ज्योतिकी जी हैं, ज्योतिकी जी कहते हैं कि इससे बहुत गड़बड़ होने वाला है, लक्ष्मी को काम मिला है। उसके पहले महंत जी को ये सपना आता है कि गांधी जी सपने में आए थे और उन्होंने मुझसे कहा, नहीं सॉरी नॉट गांधी जी, सदगुरु सपने में आए थे, उन्होंने कहा कि गांव में एक अच्छा काम होने वाला है, तुम उसे करने में मदद करो। मैं पढ़ता हूँ उस पार्ट को। आज मध्य रात्रि में सदगुरु साहब सपने में मेरे आसन के पास आए, हम जल्दी से उठ के साहब बंदगी किया, हमको दया भाव देके साहिब कहीन सेवादास तुम नेत्रहीन हो, लेकिन तुम्हारे अंतर के नैनों का जोत बड़ा विलक्षण है, हम भेख बदल कर तुम्हारे करके आए हैं और तू पहचान लिए, तुम्हारे ज्ञान नेत्र में। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आपकी आवाज आ रही है, तो आ रही है, हमें आ रही है। वो हाँ। उनकी कोई समस्या होगी उनके माइक की। ओके, शुड आई कंटिन्यू? हाँ बिल्कुल। सो तुम्हारा जोत, तुम्हारे अंतर के नैनों का जोत बड़ा विलक्षण है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपना माइक चेक करिए। आप अपना माइक करिए, बाकी सबको आवाज आ रही है। तुम्हारा ज्ञान नेत्र में दिव्य ज्योत है, तो तुम्हारे गांव में परमार्थ का कार्य हो रहा है, और तुमको मालूम नहीं, गांधी तो मेरा ही भगत है। गांधी इस गांव में अस्पताल खोलकर परमार्थ का कार्य कर रहा है, तुम सारे गांव को एक भंडारा दे दो। कह के साहिब अंतर ध्यान हो गए, और इस भंडारा के लिए अब जो मोबिलाइजेशन हो रहा है, उस मोबिलाइजेशन में लक्ष्मी दासी को मोबिलाइज करना है और लोगों को बताना है कि क्यों ये महत्वपूर्ण है। फिर वो पूरा एक फिलॉसफी वहाँ पर देती है और कहती हैं, ज्योतिकी जी ठीक कहते हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं। जहाँ छोटी मोटी बातों को लेकर इस तरह झगड़े होते हैं, जहाँ आपस में मेल मिलाप नहीं है, वहाँ जो कुछ ना हो वो थोड़ा है। गांव में मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं। सदगुरु साहिब कहीन हैं, जहाँ मेल तहाँ सरग है, सरग मीन स्वर्ग है। मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता, मानुष जन्म पाकर परमार्थ के बदले स्वार्थ देखें तो इससे बढ़कर क्या पाप हो सकता है। परमार्थ में जो विघ्न डालते हैं वे मानुष नहीं हैं। आप लोग तो शास्त्र पुराण पढ़े हैं, जग भंग करने वालों को पुराण में क्या कहा है सो तो जानते ही हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि सब कोई भेदभाव त्याग के एक होकर के परमार्थ कार्य में सहयोग दीजिए। आप लोग तो जानते हैं, परमार्थ कार्य दे धरो या मानुष जन्म अकारत जाए। ये जो इंटरेस्टिंग बात है कि एक तरफ गांव वाले ये जानते हैं कि लक्ष्मी दासी जो हैं, दासी वो मोर और लेस रखेल जैसी है, महंत जी के, महंत सेवादास के रखेल जैसी हैं, क्योंकि महंत सेवादास के साथ जो उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो बड़ा एक्सप्लिसिट है। लोगों को पता है, उपन्यास में भी कई जगह उसको लेखक ने बड़ा एक्सप्लिसिट किया है। जैसे एक जगह कोई एक बाहर का संत आया है जो बार बार लक्ष्मण दासी की तरफ देख रही है, तो ब्लाइंड होने के बावजूद महंत जी को यह आभास होता है कि ये यंग संत जो है लक्ष्मण दासी को बार बार देख रहा है, तो उसको डांट लगाते हैं। तो लक्ष्मण दासी और महंत जी के सेक्सुअल रिलेशनशिप को बड़ा एक्सप्लिसिटली इसमें डिस्कस किया गया है, और ये गांव वालों को मालूम है। फिर भी गांव वाले जब ये लक्ष्मण दासी कोई फिलॉसफी की बात करती हैं तो गांव वाले उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, और इस भाषण का ये परिणाम निकला कि जो ज्योतिकी जी लोगों में अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे वो खत्म हो जाता है। ये भारतीय समाज में ऐसा लगता है मुझे इसको देखकर, और काकर जी भी जो बात कह रहे हैं उसको देखकर,
इस सेक्सुअलिटी को लेकर एक परमिसिवनेस है। मैं और आगे आऊँगा कि ये परमिसिवनेस किस तरह का है, क्या ये परमिसिवनेस नेचुरल है, जो, और मैं इसको इस बात से भी जोड़ना चाहूँगा जो मिथ सती प्रथा का क्रिएट किया, सॉरी, जो मिथ सती सावित्री का क्रिएट किया गया, क्या वो मिथ भी क्रिएट किया गया था इसलिए कि इस समाज में सेक्सुअलिटी को लेके ज़्यादा ओपननेस था, लोगों के बीच में एक तरह का एक्सेप्टेंस था सेक्सुअल रिलेशंस को लेकर, क्योंकि ऐसा लगता है कई बार कि जो इस तरह के मिथ क्रिएट किए जाते हैं, वो मिथ तभी क्रिएट किए जाते हैं, वो एक तरह से एंटीडोट हैं, जो चल रही परंपरा है उसके एंटीडोट के रूप में इस तरह के मिथ कई बार क्रिएट किए जाते हैं। सती सावित्री का जो मिथ है, हो सकता है कि जो रूलिंग क्लास हो वो इस मिथ के थ्रू मेन वीमेन रिलेशनशिप को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आंतरिकता है समाज की, उसमें शायद ये रेगुलेशन काफ़ी ढीला है और उसकी ज़रूरत लोग महसूस नहीं करते हैं। लक्ष्मीदासन महंत जी का देहांत हो जाता, महंत जी के देहांत के पहले ही लक्ष्मीदासन का रिलेशनशिप गांधीयन बलदेव के साथ भी बढ़ना शुरू होता है, लेकिन वो फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। बलदेव गांधीयन हैं और बहुत ही सतर्क हैं अपने चरित्र को लेकर, लेकिन लक्ष्मीदासन और उनके बीच का एक संबंध बनता है। महंत जी के समय में भी थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हुआ था, लेकिन बलदेव जी पर महंत जी बहुत ट्रस्ट करते थे। लेकिन बलदेव जी के बारे में लेखक लिखता है कि बलदेव जी को लक्ष्मी के देह से एक खास तरह का सुगंध निकलता था, लगता था कि वो सुगंध निकल रहा है, और बलदेव जी अनायास से उधर खींचे चले जाते थे। ऐसे कई और पात्र हैं जिनके साथ जो रिलेशनशिप है वो एक तरह से फ्रॉइडियन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप मुझे दिखता है। जैसे एक बलदेव जी के साथ काम करने वाली रूपमती जी हैं जो कांग्रेसी हैं, एक और हैं जिसको माई जी वो कहते हैं, जो किसी कांग्रेस लीडर की पत्नी हैं। इन सब के साथ जो उनके संबंध हैं वो रेस्पेक्ट के भी संबंध हैं और सेक्सुअलिटी के प्रति एक अट्रैक्शन का भी संबंध है। ये दोनों तरह के संबंध साइमल्टेनियसली उनमें नज़र आते हैं। हालांकि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनने की बात है वो ज़्यादा लक्ष्मीदासन के साथ बनना शुरू होता है। कुछ दिन के बाद जब महंत का देहांत होता है तो जो सेवक है रामदास, जो सेवक है महंत का, उसे महंत बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। और वो महंत बनने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल थी। बाहर से लोग आए हुए हैं और लोग कोशिश करते हैं कि एक महंत का चयन किया जाए, जिसमें कि बाहर से आए हुए एक महंत को ही उस महंत का मठाधीश बनाया जा रहा है। और उस महंत के साथ एक आदमी आता है जो नागा बाबा है, और नागा बाबा बड़ा ही खुले मुंह का आदमी है, किसी को भी गालियां देता है, और वो गालियां सुनाता है लक्ष्मीदासन को। गालियों को सुनिए आप, कैसे लेखक पकड़ पाता है इन चीज़ों को। तेरी जात को मच्छर काटे हरामजादी रंडी, तो तय समझती क्या है री, ये दुनिया को तय अंधा समझती है, बोल लाल मिर्च की बुकनी डाल दो छिनाल, तय आचार गुरु को गाली देती है, तेरे मुंह में कुल्हाड़े का डंडा डाल दो, बोल साली कुत्ती साधु का रंग रकत बहाती है और बाबू लोग से मुंह चटवाती है, दू अभी तेरे गाल पर चाटा, हट जा यहाँ से कार्तिक की कुतिया। Now कार्तिक की कुतिया, you know what it is. So this is a kind of language that is being used in Mahant's mutt, and it is acceptable that one सन्यासी, एक सन्यासी इस तरह के लैंग्वेज को यूज कर रहा है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि गांव वालों को ये बात पसंद नहीं आती है। ये लैंग्वेज नहीं, इस लैंग्वेज से गांव वालों को कोई खास परेशानी नहीं है। ये लैंग्वेज गांव में जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट गालियां हैं वो गांव में खूब चल रही हैं, जो एक तरह से इस बात को इंडिकेट करती हैं कि लोग इसके बारे में बात करते हैं, सेक्सुअलिटी के बारे में ओपनली बात करते हैं। लेकिन जो बात पसंद नहीं आती, वो बात पसंद ये नहीं आती है, खास करके कालीचरण एक
युवक है जिसे ये बात पसंद नहीं आती है, जो थोड़ा कॉमरेड जैसा है और बलिष्ठ भी है, तो वो उसको ये बात पसंद नहीं आती है कि गांव के मठ में बाहर का कोई आकर मठाधीश बने, क्योंकि गांव का यदि कोई मठाधीश है तो फिर उसको मैनेज करना उनके लिए आसान है। इन लोगों ने आगे बढ़कर उस नागा साधु की जबरदस्त पिटाई की, वो भाग गए और फिर महंत का जो चेला था रामदास, उसे गुरु बनाया गया। अब महंत का चेला जैसे ही गुरु बन गए तब उनको लगा कि उनका संबंध लक्ष्मी दासी के साथ होना चाहिए। पहले भी उन्होंने संबंध बनाने का प्रयास किया था, लक्ष्मी दासी से बहुत उसका झगड़ा हुआ था। अब वो बार बार ये क्लेम कर रहा था कि तुम तो यहाँ की दासन हो और जो भी मठाधीश है तुम्हें उसके साथ संबंध बनाना होगा। लोगों में ये बात जा रही थी, लोग इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है, और बहुत ऑब्जेक्शन लोगों को नहीं था, ये चीज़ें फ्री छोड़ दी गई थी। लक्ष्मी दासी बार बार नए महंत से कहती है कि ये माया है, तुम माया की तरफ बढ़ रहे हो, तुम्हारा सब कुछ विनाश हो जाएगा, तुमने देखा नहीं कि महंत जी अंधे हो गए, तुम इस माया से बचने की कोशिश करो। एक समय ऐसा आता है कि इसने महंत के लिए किसी और दासन का इंतजाम किया और खुद से मुक्त हो गई, और मठ को छोड़कर लक्ष्मी दासन बालदेव जी के साथ अलग रहने लगी। उनको एक जमीन का एक टुकड़ा दिया गया था, उनके साथ वो रहने लगी और अब वो गृहस्थ जीवन में, लगभग गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गई। हालांकि अभी भी वो जो कबीर पंथ के की चीज़ें हैं, जो कबीर पंथ का जो दर्शन है, कबीर पंथ के जो रिचुअल्स हैं, उसको फॉलो करती हैं, लेकिन वो बिल्कुल अलग है। इसी तरह से एक दूसरी कहानी फिर शुरू होती है, जिसमें एक लड़की है फुलिया, जिसका संबंध एक रामदेव मिश्र के साथ है, और ऐसे कई सारे संबंध इस पूरी कहानी में आपको मिलेंगे। रामदेव मिश्र अपर कास्ट है, फुलिया लोअर कास्ट की लड़की है, दोनों का एज गैप भी बहुत है, उन दोनों के आपस में मेल मिलाव होता है। और एक व्यक्ति है जो शहर से गांव में आता है और वो फुलिया से शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसके लिए तैयार नहीं होती है, और गांव में लगभग ये एक्सेप्टेड है कि फुलिया के साथ मिश्र जी का संबंध है। लोग आपस में खुल के बातचीत करते हैं उसके बारे में, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। इनफैक्ट एक समय ऐसा आता है जब एक महिला है जिसके द्वारा ये लोग कोशिश करते हैं कि ये जो बाहर से आदमी आता है, जो रेलवे में काम करता है, जो फुलिया से शादी करना चाहता है, वो उस महिला के थ्रू फुलिया को कन्विंस करना चाहता है कि उससे शादी करे। तो अब फुलिया क्या करे? फुलिया क्या करे, क्योंकि रामदास मिश्र के से जीविका उसके परिवार की चलती है। फुलिया को इस संबंध से कोई बहुत ऑब्जेक्शन भी नहीं है और परिवार को कोई खास ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये महिला परिवार को समझाती है। तंत्रिमा टोली, वहाँ एक ततमा जाति के लोग होते हैं, ततमा जाति का काम कपड़ा बिनने का हुआ करता था, एक बहुत वहाँ उस इलाके में इसका अच्छा पॉपुलेशन हुआ करता। उसकी एक महिला कहती है, समझाती है उसको, उसकी माँ को, जब एक दिन कुछ हो जाएगा तो सहदेव मिश्र देह पर माछी भी नहीं बैठने देगा, तब करो खुशामद न कट्टी चमाइन की, चिचाई की माँ की, मुसब्बर चबाओ, एड़ी से पेट को आटा की तरह गुथवाओ, इस बार जोतकी का बेटा नाम रने ने क्या किया, अंत में नक्कट्टी को गाभिन बकरी देकर पीछा छुड़ा। ये वहाँ का सेक्सुअल लाइफ है, ये वहाँ का सेक्सुअल लाइफ है। जो प्री मैरिज रिलेशनशिप, प्री मैरिटल रिलेशनशिप एंड प्रेगनेंसी probably is common there, and these नक्कट्टी चमाइन और चिचाई की माँ, they are experts in abortion, and these are the medicines that is being used, techniques being used for this kind of thing. अब ज्योतिकी जी ब्राह्मण हैं, उनके भी बेटे का किसी से संबंध था। एक ही पैराग्राफ में फुलिया उस महिला ने इन तमाम चीज़ों का खुलासा कर दिया। इस बात से कन्विंस होकर फुलिया की शादी की बात तय होती है, और फिर
जस्ट मिनट में 70। मैं जरा इसको और आपको गौर से बताना चाहता हूँ कि जब ये बात चल रही है तो किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि रमजू की माँ तुम ये सब बातें क्यों कहती हो। रमजू की माँ का जो जवाब है वो इनर लाइफ, विलेज के इनर लाइफ को एक्सप्लेन करता है। आप उसको सुने। मुंह संभाल कर बात करे नेंगड़ी, नेंगड़ी में लंगड़े को कहते हैं, बात बिगड़ जाएगी। खलासी अपना बहन बेटा है, बहन बेटा लगाकर गाली देती है, गाली हमारे देह में नहीं लगेगी। यानी खलासी उसकी बहन का बेटा है और खलासी ने, जो रेलवे में काम करता है, उसने इस महिला को, रमजू की स्त्री को कुछ गहने ला कर दिए थे ताकि उसकी शादी वो करवा दे। तो इसने कहा कि गहने तुमको जो चमका रही हो वो किसने दिए हैं। तो इस पर इसका जवाब ये है कि मुंह संभाल कर बात कर नेंगड़ी, बात बिगड़ जाएगी। खलासी हमारा बहन बेटा है, बहन बेटा लगाकर गाली देती है, गाली हमारी देह में नहीं लगेगी। तेरे देह में तो लगी हुई है गाली। अपने खास भतीजा चित्रा के साथ भागी तू और गाली देती है हमको। शर्म नहीं आती है तुझको? बेशर्मी बेलज्जी भरी पंचायत में जो पीठ पर झाड़ू की मार लगी थी सो भूल गई। वह टोली के कमरू के साथ रात भर भैंस पर रासलीला करती थी सो कौन नहीं जानता है। तू बात करेगी हमसे? रे सिंघवा की रखेली, सिंघवा के बगान का बम्बई आम का स्वाद भूल गई। तरबन्ना ताड़ी के बगान को कहते हैं। तरबन्ना में रात भर लुका चोरी में मैं ही खेलती थी रे। पूरा अक्खा बच्चा जब हुआ था तो पूरा अक्खा सिंघवा से मुंह दिखौनी में बाछी मिली थी सो कौन नहीं जानता है। ये एक्सपोज करता है मल्टीपल रिलेशनशिप्स को, और ये चीजें लोगों को मालूम है कि वहां ऐसा हो रहा है। अब ये सिर्फ लोअर कास्ट की बात नहीं है, मैं इससे थोड़ा आगे और बढ़ूंगा। ये बात अपर कास्ट की भी है। जो डॉक्टर वहां आते हैं उनको बुलाया जाता है। वहाँ के जमींदार की बेटी को, कमला उसका नाम है, कमला को देखने के लिए। कमला बीमार है। कमला की बीमारी क्या है? तो कमला की बीमारी है कि उसे बीच बीच में मूर्छा आ जाती है, बेहोश हो जाती है। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर उसे देखते हैं और समझ में बात आती है कि एक तरह हिस्टेरिया इसको है और हिस्टेरिया के इलाज के लिए डॉक्टर उससे नज़दीक होते हैं। कमला एक्सप्लेन करती है कि मेरी बीमारी क्या है। मुझे रोज़ सपने में कमला नदी की बाढ़ में, वहाँ कमला नदी का नाम है जिसके नाम पर इस लड़की का नाम है, कमला नदी की बाढ़ में मैं बह जाती थी। बड़े बड़े सांप, तरह तरह के सांप काटने दौड़ते थे। तुम आए, मैं डूबते डूबते बच गई। ये जो सांप का सिंबल है और पानी में बह जाने का सिंबल है, ये फ्रॉइडियन साइकोलॉजी के अंदर, जैसा सुधीर कक्कर ने भी कई बार अपने टेक्स्ट में एनालाइज किया है, इट रिप्रेजेंट्स सेक्सुअलिटी। ये बात मेडिकल साइंस में लगभग वाइडली एक्सेप्टेड है कि इस तरह की जो बीमारियां हैं उसके पीछे जो एक खास उम्र में जब लड़कियां पहुंचती हैं तो उसका जो इमर्जिंग सेक्सुअल डिज़ायर्स है वो ऐसी बीमारियों का कारण हुआ करता है। और इस डॉक्टर के साथ उनका संबंध बढ़ता है। डॉक्टर कहता है, डॉक्टर समझ रहा है रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसे वो भावात्मक संक्रमण का रोग कहता है। प्रत्यावर्तन के मोड़ तक पहुंच गया है। ये भावात्मक संक्रमण का जो रोग है, इसका जो इलाज डॉक्टर करता है वो है उसके साथ उसका संबंध बनता है। और ये संबंध कहाँ तक पहुंचता है? इस रोग के इलाज के नाम पर या इस इलाज के प्रोसेस में उन दोनों के बीच में प्रगाढ़ संबंध बनता है। दोनों एक साथ टहलते हुए पाए जाते हैं, दोनों एक साथ कमरे में पाए जाते हैं और अंत में एक समय ऐसा आता है कि डॉक्टर जब किसी कारणवश पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है तब मालूम होता है उसके परिवार में कि कमला माँ बनने वाली है। और इस जमींदार अपर कास्ट की बेटी
कि माँ बनने की कहानी, शादी के पहले किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशंस की कहानी उपन्यास में कुछ अजीब नहीं लगती है। ये बिल्कुल फिट हो जाती है उस ग्रामीण परिवेश में जहाँ और भी कहानियाँ आपको मैंने सुनाई। और फिर ना तो उसके एबॉर्शन के लिए उसे भेजा जाता है, ना ही ऑनर किलिंग होता है, बल्कि वो लड़की वहाँ रहती है, घर में उसे रखा जाता है और उस बच्चे का जन्म होता है। हाँ, ज़रूर है कि उसे बाहर नहीं निकाला जाता है, कमरे के अंदर ही वो रहती है, लेकिन उस बच्चे का जन्म होता है। और जब डॉक्टर वापस लौट कर आते हैं, तब इस कहानी को पब्लिक की जाती है और कहा जाता है कि इनका गंधर्व विवाह पहले हो गया था। और गंधर्व विवाह के बारे में कहा जाता है कि इस विवाह को बताया नहीं जाता है। इन विवाह के जो अनेक तरीके भारतीय समाज में बताए गए, इसमें गंधर्व विवाह भी एक है। इस समाज में इस बात को इंडिकेट करती है कि जो मेल फीमेल रिलेशन है वो ज़्यादा वाइडली ओपन रिलेशन शायद हुआ करता था। समाज के दृष्टिकोण में रहने के बावजूद बहुत ज़्यादा उस पर ऑब्जेक्शंस नहीं हुआ करता था, जैसा पश्चिमी समाज में होता है। ये जो लड़की थी फुलिया, जिसकी शादी हो जाती है उस खलासी के साथ, वो चली जाती है, लेकिन फिर वो लौट कर आती है। वहाँ उसे मन नहीं लगता है। वहाँ वो अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी दूसरे के साथ उसका संबंध बनता है, वो उसके साथ ही रहने लगती है। फिर वो अपने गाँव आ जाती है और फिर वापस वो मिसिर जी के साथ संबंध में संलग्न हो जाती है। और उस संबंध में लोगों को मालूम होता है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब चूंकि एक बार उसके मैरिज हो जाने की बात हो चुकी है, तो अब वो इतना बड़ा इशू भी किसी फैमिली के लिए नहीं है। कुल मिला के आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा, इतने तरह के रिलेशनशिप के बारे में ये बात करते हैं रेणु इस उपन्यास में। यदि सचमुच ये आंतरिक समाज है जिसके बारे में समाजशास्त्री अभी तक सोचने समझने का काम नहीं करते हैं, समाजशास्त्र में ह्यूमन रिलेशंस के इस एस्पेक्ट के ऊपर बहुत कम काम हुआ है। लिटरेचर में काफ़ी काम हुआ और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हिंदी साहित्य में खासकर जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी और अभी इमर्ज कर रहा है, उसके बारे में और ज़्यादा बातें होने की संभावना है। और इन उपन्यासों के माध्यम से, इस तरह के रेणु जैसे उपन्यासों के माध्यम से, हम भारतीय समाज के आंतरिकता को समझ पाएंगे और उसे हम थियराइज कर पाएंगे। और जो हमारा इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस में चीज़ों को देखने की जो परंपरा रही है, वो किस तरह से माइक्रो लेवल तक पेनिट्रेट किया है, वो अच्छा है या बुरा है, मैं इस पर कोई निर्णय नहीं देना चाहता हूँ। मैं केवल समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो समाज कैसे चल रहा है और किस तरह का कॉन्ट्रडिक्शंस हम अभी फील कर रहे हैं, जब कोई दूसरी दुनिया का जो मापदंड है, दूसरी दुनिया की जो नैतिकता है, वो इस दुनिया की नैतिकता पर लाने की कोशिश की जाती है। मेरा, यदि मुझे 2-4-10 मिनट, 2-4-5 मिनट और समय हो तो मैं 2-4 बातें और कह के खत्म करूँ, या मैं यही खत्म करना चाहूँगा। 5 मिनट, मेरे 5 मिनट और है। तो ये आंतरिकता केवल सेक्सुअलिटी के बारे में नहीं है। ऐसा ना समझें कि मैं सिर्फ उसका ही विश्लेषण कर रहा हूँ, बल्कि और भी कई चीजें मुझे नजर आ रही हैं। जैसे आप देखें माइक्रो और मैक्रो रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिक्स। जो मैक्रो पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में चल रहा है, गांधीयन मूवमेंट चल रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, वहां से जब माइक्रो लेवल पर जाते हैं गांव में, तो वही मूवमेंट वहां कैसा दिखता है, क्या होता है। एक पात्र है उसमें बावन दास, जो बहुत छोटे हाइट का है लेकिन प्रचंड गांधीयन है और वो अपने प्रिंसिपल्स पे अंत तक टिका रहता है और गांधी की हत्या हो जाने से बहुत दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि अब गांधी की नैतिकता को लेकर चलने का काम उसे ही मिला है। ये सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है कि गांधी ने कैसे अपने जैसे लोगों को पैदा कर दिया है। वामन दास कैसे हुआ गांधी जैसा व्यक्ति, कैसे, जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो इतना एम्पावर्ड फील कर रहा है। और यदि उपन्यास आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि अंत में वामन दास के साथ क्या होता है, जो बहुत माइक्रो लेवल पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को इंडिकेट करता है।
मैं जस्ट एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ के खत्म करूंगा 291 में। कुछ गाड़ियां जा रही हैं जो स्मगलिंग कर रही हैं कपड़ों, और वामन दास उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। कौन लोग हैं? कांग्रेस पार्टी किधर जा रही है? गांधी जी के बाद क्या यात्रा उनकी हो रही है? बड़ा अच्छा सा पैराग्राफ है। कहते हैं कि हाँ, गाड़ियां आएंगी, 50 गाड़ियां, कपड़े और चीनी और सीमेंट से लदी हुई गाड़ियां। जिसने खबर दी है उसे उसका नाम व जान जाने पर भी नहीं भूलेगा। वामन ने गांधी जी की कसम खाई है, बेचारा गरीब, उसकी नौकरी चली जाएगी। कटहा के दुलार चंद कापरा, वही जुआ कंपनी वाला जिसकी जुए की दुकान पर नेवीलाल, भोलालाल और बावन ने फारबिसगंज मेला में पिकेटिंग किया था। जुआ भी नहीं, एकदम पॉकेट कार्ड खेला करता था, और मुरंगिया लड़कियों मुरंगिया दारू गांजा का कारोबार करता था। आज कटहा थाना कांग्रेस का सेक्रेटरी है, जिसकी ये गाड़ियां हैं। आप इमेजिन कर लीजिए कि फ्रीडम स्ट्रगल के समय जो लोग जो काम कर रहे थे, जो काला धंधा कर रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल के बाद अपने काला धंधा के साथ वो पार्टियों में शामिल हो गए और राजनीति में शामिल हो गए। वामन दास एक तरह से गांधी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गांधी की हत्या किसी व्यक्ति ने शायद नहीं की हो, बल्कि जो इमर्जिंग पॉलिटिक्स था उसने गांधी की हत्या की हो, ऐसा लगता है। क्योंकि गांधी की हत्या के बाद एक चीज लटक गई एक पेड़ के ऊपर, वो चीज थी बावन दास का झोला। और बावन दास का झोला सिंबलाइज करता है गांधी की मूर्तियों को, और वो चथरिया पीर बन गया। पीर का बनना बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जगह है, चथरिया पीर नाम की एक जगह है पूर्णिया में, आप जा सकते हैं। वहां पर आप देखेंगे पेड़ पे बहुत सारे कपड़े लटके हुए। मुझे मालूम नहीं उसकी कहानी यही है नहीं है, लेकिन रेणु ने बखूबी उसे जोड़ा है कि कैसे लोग जाते हैं तो वहाँ कपड़े लटकाते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भारत के आंतरिक समाज में ये जो चथरिया पीर है उसका भी सम्मान है, और वामन दास जैसे लोग अपने कमिटमेंट के बल पे लोकप्रिय भी हो सकते हैं। वामन दास उस पूरे गांव में अनडिस्प्यूटेड तरीके से लोकप्रिय थे। ये जो लोकप्रियता गांधी की थी, वो गांधी की लोकप्रियता का कारण शायद यही था कि गांधी ने इस समाज की आंतरिकता को समझ लिया था, कि इस आंतरिक समाज में एक सेंस ऑफ जस्टिस लोगों के बीच में। और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें, जैसे आप देख सकते हैं कि जो संस्कृताइजेशन के बारे में बात होती है कि जातियों के बीच में जो कॉम्पिटिशन है वो इस गांव में बखूबी दिखता है। जातियों की समझ के लिए इस नॉवेल को पढ़ा जा सकता है कि कैसे जातियां अपने आप को क्षत्रिय घोषित करने की कोशिश कर रही हैं, या कैसे ग्रामीण समाज में इन बंटवारों के बावजूद उनका एक समाज, जो टैगोर कहते हैं कि समाज का एक नोशन है, वो समाज का नोशन कैसे काम करता है। ऐसी बहुत सारी आंतरिकता को हम इस उपन्यास के माध्यम से समझ सकते हैं। मैं बस यही खत्म करना चाहूँगा। एक बार फिर मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ठाकुर, इस बहुत ही सुंदर और विचारोत्तेजक व्याख्यान के लिए। मुझे लगता है कि अभी तक हम रेणु के पास जो जाते थे एक मिडिल क्लास मोरालिटी के साथ और एक अपनी प्यूरिटन समझ के साथ, शायद आपकी बात सुनने के बाद अब हम रेणु के साहित्य तक अधिक खुले मन से जाएंगे और अधिक खुले मन से विचार कर पाएंगे, और शायद कुछ हद तक उन बातों को स्वीकार भी कर पाएं कि वो कैसे भारतीय समाज का इंट्रिंसिक एक हिस्सा जो रही हैं, और हमने अब उनको एक अलग नजर से देखना शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं सर, मेरी आवाज आ रही है सर अभी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है अभी आ रही। क्षमा चाहता हूँ, तकनीक के कारणवश मैं आपसे नहीं जुड़ पाया हूँ। कोई बात नहीं सुनील जी, हम आपको अगली बैठक में सुनेंगे जी, और जी, आपसे आगे संपर्क भी करेंगे। जी, 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी इस बैठक में शामिल होने के लिए। जी, 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 स्वागत है सर, स्वागत है सर। अब मैं संस्थान की निदेशक और इस नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यालय 2 की अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमारी मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा
उनके अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे जुड़ें और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दें। डॉक्टर सुमन कुमारी मिश्रा जी। धन्यवाद श्री पालीवाल जी। मैं ऑडिबल हूँ? जी जी, सुनाई दे रही है आवाज। मैं सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कलकत्ता के सभी सदस्य, कार्यालय के सम्मानीय कार्यकाल अध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष और अधिकारीगण, आज के कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता श्री प्रोफेसर मनिंद्र नाथ ठाकुर जी, श्री एन.के. दुबे जी, संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर दीपायन सन्याल, समिति के सचिव श्री पालीवाल जी और रोशन जी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस समिति का आयोजन, आज के मीटिंग का आयोजन करने के लिए आप सबों का फिर से मैं धन्यवाद बोलती हूँ। मैं भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने CGCRI सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को यह अनुरोध किया कि हम इसे इस संस्थान को TOLIC दैट इज टॉलिक का दायित्व भी स्वीकार कर ले। इसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी हाल में ही ट्रांसलेशन का एक बहुत ही अच्छा वर्कशॉप किया, जिसमें कई R&D इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और उससे जुड़े हुए लोग उसमें शामिल हुए और उससे काफी करीब 32 पार्टिसिपेंट थे उसमें। और वो उस कार्यक्रम का हम लोगों ने ऑनलाइन में इसको किया और काफी सफल रहा। 5 दिनों का एक कार्यक्रम था। राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी के महत्व और हिंदी के प्रति अपने लगाव के चलते और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम, चूंकि ये राजभाषा है, हमारे राष्ट्र की भाषा है, तो इसका हम सुचारू रूप से इसका प्रयोग करें। इसके लिए हम सभी एज इस सेंट्रल इंस्टीट्यूट के नागरिक, एक एम्प्लॉय के रूप में भी हम सबों का ये दायित्व है कि इसे पूरा करें। और भारत सरकार की राजभाषा जो मंत्रालय है उनका ये मैंडेट है और श्री एन.के. दुबे जी ने भी इसके बारे में कहा था। और मैं उन्होंने कुछ अपनी बातों को लोगों के लापरवाही और उतनी जिम्मेदारी नहीं निभाने को जो उन्होंने उठाया था, मैं उससे सहमत हूँ। हम सबों को इसके प्रति कार्य करना होगा ताकि वो लापरवाही न रहे और हम लोग उससे बेहतर कर पाए। राजभाषा का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण कार्य है और ये समिति के सुचारू रूप से संचालन हेतु आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस समस्त पदाधिकारीगण राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप लोगों का सुझाव हमें। इसी क्रम में मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि प्रोफेसर ठाकुर इस विषय पर बोलने वाले लगभग सबसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति क्यों हैं? उन्होंने क्या नया कहा? उन्होंने कौन सी नई चीजें जोड़ी रेणु के बारे में, गांव की समझ के बारे में, आदमी के व्यवहार और उसके अंतरंग जीवन के बारे में? अत्यंत संक्षेप में मित्रों, ये एक शोध संस्थान है और शोध और अनुसंधान का एक बहुत बड़ा काम है स्थापित मान्यताओं को, स्थापित ज्ञान को, स्थापित विज्ञान को बार बार तोड़ना और बार बार नई मान्यता, नए ज्ञान, नए विज्ञान की स्थापना करना और फिर से लोगों को इसलिए उत्साहित करना कि वो
एक बार फिर और बार बार फिर इन मान्यताओं को, ज्ञान के इन डिसिप्लिन्स को तोड़ सकें और नया सृजित कर सकें। विज्ञान ये काम बार बार करता है और आज प्रोफेसर मनिंद्र ठाकुर ने रेणु को जिस ढंग से समझने और समझाने की कोशिश की, उन्होंने कई मान्यताएं तोड़ी, बहुत कुछ नया जोड़ा और इस दिशा में इंगित किया कि हम और किन नई दिशाओं में, हम और किन नए एंगल्स से रेणु को समझ सकते हैं, अपने समाज को समझ सकते हैं, अपने ज्ञान विज्ञान को समझ सकते हैं। फ्राइडियन सेक्सुअलिटी और भारत में सुधीर कक्कड़ ने जो साइकोएनालिटिक्स के माध्यम से इसे समझने की कोशिश की है, समाज को समझने की कोशिश की है, इसका रेणु की समझ के लिए, रेणु की समझ को विस्तार देने के लिए प्रोफेसर ठाकुर ने बहुत ही कुशलता से उपयोग किया है और इस दिशा में रेणु को नए तरीके से देखने समझने की दिशा में हम सबको प्रेरित किया है। मित्रों, मैं थोड़ी बहुत बातें रेणु को मैं भी पढ़ता रहा हूं, लगातार पढ़ता रहा हूं। मैं प्रोफेसर ठाकुर की बात में कुछ जोड़ना चाहूंगा कि रेणु के जो कैरेक्टर्स हैं, खास करके रेणु की जो स्त्रियां हैं, चाहे वो लक्ष्मी दासिन हो, चाहे वो फुलिया हो, वो एक ऐसे समाज में रह रही हैं जहां पर सेक्सुअलिटी का जो स्थापित समीकरण है वो एसिमेट्रिकल है। सेक्सुअल रिलेशंस की जो सिमेट्री बनती है वो पावर रिलेशंस की एक एसिमेट्री पर आधारित है और रेणु की ये तमाम स्त्रियां, महिला आंचल में भी और महिला आंचल से बाहर भी, वे इस एसिमेट्री को तोड़ के सेक्सुअलिटी के जिन रिलेशंस की तरफ बढ़ती हैं वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, ज्यादा बराबरी के संबंध है। तो रेणु को इस ढंग से भी समझने की जरूरत है। रेणु को समझने में संस्कृताइजेशन और दूसरे जो सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट्स हैं, इनकी तरफ प्रोफेसर ठाकुर ने इशारा किया। रेणु उस समाज की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसमें आज के समय में मंडल, कमीशन और उसके बाद की जो चीजें हैं, भारत में जिस तरह के नए सोशल इक्वेशंस और सोशल इंजीनियरिंग की बातें की जाती हैं, रेणु पहले साहित्यकार थे जो इस तरह की शक्तियों की तरफ इशारा कर रहे थे। कहने का मतलब कि प्रोफेसर ठाकुर ने ना सिर्फ नई बातें कही हैं, नई बातों की ओर जाने के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए रास्ता खोला है और एक सफल अध्यापक, एक सफल अध्येता, एक सफल विश्लेषक, एक सफल वैज्ञानिक यही करता है। मित्रों, रेणु ने जो कुछ भी किया, रेणु ने समाज को जिस ढंग से तोड़ा, उन्होंने सेक्सुअलिटी के जिन स्थापित मान्यताओं को तोड़ा, इतना सब कुछ तोड़ने के बावजूद भी रेणु ने जो कुछ जोड़ा वह भारतीय है। उन्होंने जो कुछ तोड़ा वह भी भारतीय है और रेणु का जो कुछ योगदान विश्व साहित्य को है वह भारतीय होने के माध्यम से है। विज्ञान भी भारत में अगर विकसित होगा और होना चाहिए तो वह भारतीय होते हुए भी, भारतीय समस्याओं, भारतीय भारतीय समाज से जुड़ते हुए भी विश्व के विज्ञान, विश्व के समाज, विश्व की समझ में विस्तार कर सकता है। प्रोफेसर ठाकुर, आज के इस व्याख्यान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जिन्होंने आज की बैठक में हिस्सा लिया, अपनी तरफ से बहुत कुछ जोड़ा, आप सबको धन्यवाद। नमस्कार।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी आज की बैठक यहीं संपन्न होती है। शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पालीवाल जी।